हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो गाइज आज कवर अप कर रहे हैं ग्रेविटेशन। दूसरी चीज ये कि ग्रेविटेशन बहुत ही बढ़िया और तगड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों हमारे आसपास, या आप लोग फिजिक्स को जो देखने की कोशिश करते हो ना, वो आपको डायरेक्टली दिखाई पड़ता है ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की न्यूटन की एक और थ्योरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की सबसे एक लॉजिकल क्वेश्चन के साथ में कि एवरीथिंग जो भी आप लोग धरती के ऊपर फेंकते हो या धरती से हम लोग फेंकते हैं कुछ भी, तो वो जा करके रह दे के नीचे ही गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये क्वेश्चन कभी कभी आपको आता है, वैसे वैसे हमें भी आता है। तो हम सभी जानते तो है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है, बट ऐसा क्यों है, इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और क्या सिर्फ अर्थ के पास ही ग्रेविटी है? क्या किसी अनदर प्लैनेट के पास ग्रेविटी नहीं है? क्या मून के पास ग्रेविटी नहीं होती? क्या किसी अनदर जो हमारे पास स्टार है लाइक सन, इनके पास भी तो ग्रेविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटी क्या होती है। क्या इस मेरे पेन के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग को सीखनी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन। तो भाई कहानी शुरुआत होती है हमारे पास में कि ग्रेविटेशन तो बहुत समय से लग रहा है, ऐसा नहीं है ग्रेविटेशन अभी से एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में इसके बारे में जो स्टडीज होती है वो स्टडी करने वाले थे न्यूटन। और आपको न्यूटन की कहानी तो पता ही होगी। तो न्यूटन जी एक बार ये कहीं बैठे हुए थे, चिल मार रहे थे वो किसी पेड़ के नीचे। तो ये पेड़ है, उसके नीचे बैठ के बढ़िया आराम से चिल कर रहे थे वो, अपनी किताब पढ़ के बैठे हुए थे। तो कोई कोई कॉन्सेप्ट ही सोच रहे होंगे क्योंकि न्यूटन जी थे। तो ऑब्वियस ही बात है, पेड़ के नीचे बैठ के वो कोई गाना या कोई लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे, तो वो कोई कॉन्सेप्ट सोच रहे होंगे। और उसी टाइम पर उनके सर के ऊपर गिर जाता है एक एप्पल। एप्पल का पेड़ था तो ऑब्वियसली बात है एप्पल गिरेगा, संतरा तो नहीं गिरेगा। तो एप्पल जैसे ही गिरता है उनके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करता है कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये गिरने के बाद हवा में क्यों रह गया, हवा में क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी हिट किया उनको। ऐसा तो नहीं है कि पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन हाँ उस टाइम पे उनके दिमाग में रूल आया एंड तब से वो बहुत कंफ्यूज थे। एंड फिर उन्होंने डिस्कवरी कर दी, मतलब इतना परेशान हो गए कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, और उस पर उन्होंने डिस्कवरी कर दी। और डिस्कवरी भी नहीं बोल सकते, उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को, आपकी जो बुक थी उसको और मोटी कर दिया। तो इस तरीके से न्यूटन जी की लाइफ स्टार्ट होती है। तो न्यूटन जी ने जब ग्रेविटेशन के बारे में समझा, अंडरस्टैंड किया, तो उन्होंने ना एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। तो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाता है। वेट अ मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसा होता है ये लॉ और किस तरीके से ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज कि ग्रेविटेशन हमारे पास में एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रखता है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशन जो होता है ये हमेशा एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये एक टाइप का क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स। तो ये हमारे पास में एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। ये एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है इफ दे हैव मास ऑफ m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। इफ आई हैव अ टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड a एंड दिस इज अ b, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, इवन हम लोग अर्थ समझते हैं कि अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट करती है, तो दैट इज अ अट्रैक्शन फोर्स। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? बेसिकली नथिंग बट एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण हम पृथ्वी के ऊपर इतने आसानी से घूम फिर पा रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन हमारे पैर कहाँ पे है? जमीन पर टिके हुए हैं। तो चलिए अब ग्रेविटेशन के क्या रूल्स है और ये m1 m2 मास क्या चीज बता दी मैंने आपको, तो चलिए इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। एंड क्या है ये अट्रैक्शन फोर्स? लेट्स फाइंड इट आउट। तो बेसिकली फोर्स हमारे पास में क्या होता है? एफ होता है। एवरीवन नो कि फोर्स मेरे पास में क्या होता है? एफ होता है। एंड ये जो ग्रेविटेशन फोर्स की मैं बात कर रही हूं, तो गाइज यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट ए जिसका मास मेरे पास में m1 है, मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास m2 है। मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए जिनके पास में मास पाए जाते हैं।
तो विदाउट मास की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मास। तो बेसिकली मास जो है वो होने चाहिए किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में, फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं अर्थ और मेरे बीच की बात कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी और मेरी बात कर रही हूँ। अगर हम लोग आमने सामने खड़े हैं और हम में मास है तो देयर विल बी अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो हम लोग फील कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता उस पर भी हम लोग आएंगे, बट अभी समझो कि आप में मुझ में भी एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन कि एक्चुअल में ये फोर्स कैसा होता है, कैसे अट्रैक्शन फोर्स है, ये मास पे कैसे डिपेंडेंट है, सो मेनी थिंग्स। तो चलिए बात करते हैं मेरे पास में कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बट इन दोनों मास के बीच की अगर जो डिस्टेंस है वो मैं r एज्यूम कर लेती हूं, तो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है जो कि r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एंड इनमें अगर फोर्स लगता है तो इनके बीच की दूरी के कैसे होते हैं, इनवर्सली, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर देती हूँ तो वी विल फाइंड कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो जहां से हमारे पास ये मिल जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा इफ दे हैव मास m1 m2 respectively। समझ में आया? तो every object in the universe attracts every other object with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of that distance between them। तो ये रूल बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ इसमें आपको दिमाग खराब नहीं करना है। ऑफ कोर्स इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी द न्यूटन। तो हमारे यूनिवर्स में बेटा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इज कि यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा देंगे हम लोग, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बेटा प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, नाम होता है जी, कैपिटल जी, एंड इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्स में आप किसी भी प्लैनेट पर जाओ, किसी भी आप गैलेक्सी में घूम रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इसका वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एंड m1 into m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किन्हीं भी दो मासेस के बीच में। नाउ आपको मैंने समझा दिया इसका जो यूनिट होगा ऑफ कोर्स न्यूटन के उस पर बेस्ड होता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जी क्या है, जी हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो नाउ इसका कुछ वैल्यू भी होता है, ठीक है, एंड दैट इज अ रीजन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेसिकली जो आपके पास में जो कैपिटल जी होता है इसका एक वैल्यू भी होता है दैट इज लगभग 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड इसका जो यूनिट होगा, यूनिट कैसे निकालोगे भाई, यूनिट निकालोगे आप बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, वेयर हमारे पास में अगर मैं इसको लिख देती हूँ एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट विल बी व्हाट, तो यूनिट कैसे निकालोगे, तो यूनिट विल बी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास में, किलोग्राम का स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम एंड आर क्या होगा आपके पास में, आर इज नथिंग बट हम इसको लेंगे मीटर्स में, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली नथिंग बट मीटर का स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या रहेगा न्यूटन। तो ये मेरे पास में क्या मिल गया मुझे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का
यूनिट मिल गया। तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर, दैट इज अ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग इसको यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट किया दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। so this is the unit for gravitational constant capital G। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो हर जगह कैसा होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट से कि हमारे पास में जो जी है वो चेंज होगा, वो हर जगह कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी गैलेक्सी में घूम रहे हो, चाहे आप मिल्की वे में घूम रहे हो, या फिर हम बात कर रहे हैं किसी अनदर प्लैनेट की, फर्क नहीं पड़ता। चलिए नाउ नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो कैसे हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपको पता हो हमारा जो पूरा गैलेक्सी है बच्चा, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट या हर कोई प्लैनेट किसी न किसी स्टार का चक्कर लगा रहा है। दूसरी चीज, हर किसी प्लैनेट का कोई चक्कर दूसरा अदर सब मून उसका चक्कर लगाते रहता है। तीसरी चीज कि हमारी जो गैलेक्सीज हो रही है वो भी मूवमेंट कर रही है, वो भी चक्कर लगा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे यूनिवर्स की मैं बात करूं तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑब्जेक्ट जो मेरे हाथ में है, इनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। तो क्यों हम लोग फील कर पा रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स को अर्थ के थ्रू, बट हम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को फील नहीं कर पाते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, दिस वन ए दिस वन टू, दोनों में मासेस है, बट इनके अंदर हमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो फील क्यों नहीं हो रहा है। रीजन बहुत सिंपल सा होता है, जितना ज्यादा बड़ा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज द रीजन कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण हमें ग्रेविटी फील होती है। बट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट जो कि मेरे हाथों में रखे, इनके बीच में हमें फील नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में यार इसका मास क्या है, कुछ नहीं है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका मास तो कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो दैट इज द रीजन कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इजीली दिखाई नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस हम लोग बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स की, स्टार्स की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज की इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना लाइक The force that binds us to the earth। पहली चीज, हम अर्थ की सरफेस पर इतने आसानी से घूम पा रहे हैं, रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी जो आप देख रहे हो ना कि सन के अराउंड जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट्स के अराउंड जो मून चक्कर लगा रहे हैं, ये भी हो पा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। वाई ड्यू टू ग्रेविटी? क्योंकि सन का जो बेटा मास होता है, समझो इस चीज को कि जो मास जितना ज्यादा रहेगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2 के मल्टीप्लीकेशन के, या हम लोग बोल सकते हैं दोनों के गुने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बोल रही हूँ सन एंड अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उनके मासेस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एंड उनका जब मास का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दैट इज वेरी हाई। अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो मासेस का मल्टीप्लिकेशन करना दैट इज वेरी वेरी हाईली अट्रैक्शन फोर्स यू गाइज आर गोइंग टू फील। बट सन फिर क्यों अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है? ऐसा क्यों होता है कि फिर अर्थ जो है वो चारों तरफ सन के चक्कर लगा रही है? रीजन बहुत सिंपल सा है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींच रही है, एंड दैट इज द रीजन कि हमारे पास में जब सन के द्वारा कोई फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी एक फोर्स लगा रही है, तो ये इसको उसके चारों तरफ घूमने के लिए फ्री कर देता है, बिकॉज दैट अट्रैक्शन फोर्स जो है उसको दे देता है काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण वो बार बार इस तरीके से घूमते रहती है। देन हम लोग बात करते हैं इसी रीजन के कारण बेटा प्लैनेट सन के अराउंड एंड मून जो है वो सन के अराउंड बेसिकली रहते हैं। दैट्स इट। नाउ वी शुड हैव टॉक अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल इज अ सेकंड टर्म जो कि आपको समझनी पड़ेगी। फ्री फॉल का मतलब हमारे पास में होता है कि कभी भी कोई भी चीज जो होती है सिंपली अर्थ की तरफ उसके ग्रेविटी से पुल होती है। देखो, जब भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रही हूँ तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स की बात कर रही हूँ, बट जब भी मैं ग्रेविटी की बात करती हूँ, याद रखना, जब भी मैं ग्रेविटी की बात कर रही हूँ तो मैं जनरली ग्रेविटी बोलूंगी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, ड्यू टू अर्थ। ओके, तो हमारे पास में वी आर ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी।
तो सबसे पहली चीज, फ्री फॉल का मीन्स क्या होता है? एवरीथिंग जो कि गिर जाती है, दैट्स इट। एवरीथिंग जो कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण हमारे अर्थ की सरफेस पे पुल हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल थिंग। ओके, तो हमारे पास में फ्री फॉल को हम बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ फ्री फॉल कंडीशन। यदि अगर आप मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग से कूद गए हो, है ना, आप बिल्कुल एकदम बुर्ज खलीफा पे जाके खड़े हो गए हो, और बुर्ज खलीफा से किसी ने एडवेंचर के चक्कर में जाके जंप लगा दी, तो समझो एक लड़का बुर्ज खलीफा से गिर रहा है, 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 और गिरते 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 जमीन पर पहुंच गया, तो दैट इज फ्री फॉल। तो लड़का किस स्टेट में है? वो लड़का फ्री फॉल की स्टेट में है, जहां पर वो बुर्ज खलीफा से कूदा था। तो दैट इज अ फ्री फॉल थिंग, कि हमारे पास में जब भी हम अर्थ की ग्रेविटी से किसी भी चीज को पुल आउट करते हैं, या अर्थ की ग्रेविटी अकेली रीजन होती है उसके सरफेस पे पहुंच जाने के, तो दैट इज योर फ्री फॉल कंडीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ दैट इज कि मेरे पास में फ्री फॉल, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जैसे मान लो आपने बॉल फेंकी, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऐसे ऊपर फेंका ना, तो ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आएगा तो वो ड्यू टू ग्रेविटी ही आता है, दैट्स इट। सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी एंड अलोन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैम आपने कहा था कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, एंड ए एंड बी दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चा कि ये सिर्फ लार्ज मासेस के लिए दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है, बहुत कम मास के लिए विजिबल नहीं होता है। अगर आप लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में इन दोनों का मास देखो, बहुत कम होता है। दैट इज अ रीजन कि हम इन दोनों के जो मास है, इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को देख नहीं सकते। गॉट इट? समझ में आया सबको? चलो, तो द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेस एंड इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। सब लोग समझना कि हमारे पास में जो वेलोसिटी होती है, जो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की होती है, वो बार बार चेंज होते रहती है। क्यों चेंज होती है? ऑब्वियस ही बात है यार, अर्थ के ऊपर तुम फेंक रहे हो, और जैसे जैसे हाइट, हमने बोला कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हम लोग ऊपर से किसी चीज को फेंकते हैं, तो अर्थ का जो फोर्स है वो ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स कम होता है। तो अर्थ का जो हम लोग बोल सकते हैं जो पुलिंग फोर्स है वो मोर है, तो मैग्नीट्यूड अर्थ के फोर्स का ज्यादा है, इसी कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ जाता है। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, तो वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, ये पेन को लिया और ये जाप फेंका मैंने, ऐसा गेंद लिया एंड दैट लाइक मैंने फेंक दिया। तो फेंकने के बाद क्या हुआ कि वो एक हाइट तक गई, तो वहां पे उसका वेलोसिटी चेंज होता है। याद रखना, जब भी मेरे पास में मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी से जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकती हूं, तो यू माइट हैव रियलाइज कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। इफ यू रिमेंबर, हमारी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होती है, एंड जैसे जैसे वो एक हाइट पर पहुंच जाती है, तो हाइट h पर जाकर के जो हमारी वेलोसिटी होती है, जस्ट इमेजिन करो कि मैंने कोई बॉल को फेंका है, तो बॉल एक हाइट पर जाती है और वहां पे जाके रुक जाती है। यू विल फील कि अगर मैंने मान लो इसको फेंका, जस्ट आई हैव सम एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू पेपर, बिकॉज कुछ और दिखेगा नहीं, तो लेट्स इसको फेंकते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने फेंका, तो यू माइट रियलाइज कि जब आपका टिश्यू पेपर इस हाइट पर पहुंचा लाइक दिस, तो वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल 0 जाती है, एंड देन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज जाती है। मतलब कि आपके पास में वेलोसिटी एक हाइट पर जाके कम हो जा रही है। u मतलब 0, मतलब मैंने किसी न किसी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका था, एंड ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई एंड 0 हो गई, और फिर ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी वापस से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट वेलोसिटी जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है। इससे हम लोग बोलते हैं कि जो मोशन हुआ उस ऑब्जेक्ट का, जो फ्री फॉल होने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक्सीलरेटेड हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो हम यूज करने वाले हैं एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका नाम होता है g। तो हम अब समझेंगे कि ग्रेविटी जो फोर्स होता है आपके पास में, जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो कैसे दी जाती है। तो वी आर गोइंग टू यूज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में एक नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये होता है आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल का जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में कि वो किस पे निर्भर करता है। तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g. Therefore, the magnitude of gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force, that is. So basically F is equals to mg. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ, देखो आप सभी जानते हैं किसी भी अगर मास की मैं बात करती हूँ, जस्ट इमेजिन करो मेरे पास में मास m का ऑब्जेक्ट है एंड इसके ऊपर जब हम एक्सेलरेशन डालते हैं, अगर मेरे पास में m मास का ऑब्जेक्ट में ए एक्सेलरेशन होता है तो उस पे अप्लाइड फोर्स को डिनोट किया जाता है F इज इक्वल्स टू एम ए। एम आई राइट? अगर मुझे किसी भी एक्सेलरेटेड मास वाले ऑब्जेक्ट का फोर्स रिप्रेजेंट करना होता है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पर भी A क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। तो अब क्या होगा हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंडेंट होगा? वो होगा G पर डिपेंडेंट, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ A को विथ G, तो इट विल बी लाइक F इज इक्वल्स टू M इंटू में G। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ए M मास का ऑब्जेक्ट। ये क्या है? दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ m मास का ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। अगर मैं किसी m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बोल रही हूँ कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास में m मास का ऑब्जेक्ट है और इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। ओके, तो इसका अगर मास m है तो इसका फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? m इंटू में g। समझ में आया ये चीज? इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हमारे पास में फ्री फॉल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा, कि जब भी मैं बात कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की XYZ, चाहे आप किसी हाथी को चूहे के साथ में फेंक रहे हो, अगर आपने किसी बॉल को किसी पंख के साथ में, अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो एक चीज आपको याद रखना होता है कि हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ड्यू टू जो हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, जो G होता है, वो सबके लिए, सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होता है। एनी ऑब्जेक्ट, हमें फर्क नहीं पड़ता, एनी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास में है प्रेजेंट, हर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ आता है। यानी G का वैल्यू कैसा होगा? G का वैल्यू विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। G का वैल्यू कैसा होगा? इट विल ऑलवेज बी द कांस्टेंट वैल्यू। क्यों कांस्टेंट वैल्यू होगी? चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि हम सभी जानते हैं G इज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के लिए इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अर्थ की G का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चूहा हो, अगर वो दोनों अर्थ के सरफेस पर आ रहे हैं, अगर मैंने दोनों को फ्री फॉल के स्टेट में छोड़ दिया है, तो भाई हमारे पास में दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पीरियड पे अर्थ की सरफेस पर टकराएंगे। कहने का मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, दिस इज अ एक्सपेरिमेंट जहां पर एक बॉल को और एक फर को, दोनों को साथ में ड्रॉप किया है, एंड ड्रॉप करते टाइम आप देखो कि जब इसके सरफेस पर पहुंचे हैं, अर्थ की सरफेस पर पहुंचे हैं, तो सेम टाइम पीरियड में पहुंचे हैं, इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। यानी सब दोनों का जो वेलोसिटी चेंज था वो कैसा था? सेम टू सेम था, सेम वेलोसिटी से वो अर्थ की तरफ पे, अर्थ की सरफेस पे ड्रॉप हो रहे। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि जब भी मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल स्टेट में डालते हो तो हमारे पास में उसका मास से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार पहले
फर गिरेगा, फिर हमारे पास में कोई भी भारी ऑब्जेक्ट गिरेगा। अगर मैंने हाथी को और चूहे को साथ में फेंका है तो सब लोग सोचेंगे कि यार हाथी पहले गिरेगा, चूहा बाद में गिरेगा। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ सभी के ऊपर एक जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। उसका मास चाहे कितना भी ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों की स्पीड कैसी होती है? सेम टू सेम होती है, सेम जी से वो गिरता है। तो फिर आपने देखा होगा कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आप लोग देखोगे कि फर जो होता है वो लास्ट में गिरेगा एंड जो बॉल है वो पहले गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में ये एम मास का टिश्यू पेपर है एंड ये रिमोट है, अगर मैं दोनों को साथ में फेंकूं तो यू विल रियलाइज कि रिमोट पहले गिरेगा एंड जो टिश्यू पेपर था वो बाद में। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो एयर क्या करती है? जो हल्की चीज होती है उसके रास्ते में रेजिस्टेंस ला देती है, जिससे वो टाइम पर नहीं गिर पाता है। बट एक्चुअल में ये वैक्यूम में किया गया एक्सपेरिमेंट है, जहां पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं था। तो वेयर जहां पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं था उस टाइम पर दोनों ही एम मास के ऑब्जेक्ट सेम जी के साथ में अर्थ की सरफेस पर टकराते हैं। समझ में आया? ओके, चलिए। सो नाउ अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द जी एंड जी। तो जी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास में अर्थ के कारण एक्सेलरेशन है और ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास में एक है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा हमारे पास में अर्थ का एक्सेलरेशन जी। तो ड्यू टू अर्थ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में कि यार सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ दो फोर्सेस की, सो वी हैव टू फोर्सेस ऑन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ और एक है मेरे पास में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। तो समझना इस चीज को जब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वी नो दैट कि जो ग्रेविटी फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू में g होता है। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये क्या है? ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि सेम फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये सही चीज लिखा हुआ है। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को पता चली है फोर्स से रिलेटेड, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ पे जो मास है, ये मास मेरे पास में समझ लीजिए कि कोई अर्थ की सरफेस है। दिस इज माय अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ का मास हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं एंड मेरे पास में कोई स्मॉल m का ऑब्जेक्ट है जो कि स्मॉल g से एक्सेलरेशन से अर्थ के सरफेस पर ड्रॉप हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ग्रेविटी, दूसरा ग्रेविटेशनल, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट रहेंगे। दोनों के दोनों जो फोर्स होते हैं वो आपस में बराबर रहेंगे। तो हमारे पास में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो मैंने m2 m1 लिखा हुआ है, वी विल रिप्लेस इट बाय स्मॉल m। स्मॉल m जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, कैपिटल M किसका मास है? हमारी अर्थ का मास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रख के देखेंगे। तो वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास में इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू m इंटू में g बराबर से कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सो व्हाट हैपेंस, m से m कट गया, आपके पास में G और कैपिटल G के बीच में एक रिलेशन मिला है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल G होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हमारे पास में ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंडेंट है क्या? ऑब्जेक्ट का जो मास m है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम नहीं करता। उस पर आप लोग देखो G का वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो हमारा जो G, जो मैंने आपको ये जो एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये एक्सपेरिमेंट हमें यही शो कर रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका है, कहाँ से फेंका है, कितने ऊपर से फेंका है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास में, G टोटली डिपेंड करता है आपके पास में। कैपिटल G तो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, डिस्टेंस एंड आपके जो सबसे अर्थ का जो मास है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। तो m क्या है यहाँ पर, जहां कैपिटल M इज अ मास ऑफ अर्थ। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ होता है। तो सबसे प्यारी सी चीज आप लोगों ने क्या नोटिस किया, बाय दिस इक्वेशन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि G जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके कारण एक्सेलरेशन मिल रहा है। दूसरी कि आपके पास में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, मान लो बहुत ही दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। एंड आपका जो मास है अर्थ का अगर बहुत ज्यादा है तो जो एक्सेलरेशन है उतनी ही ज्यादा तेजी से लगेगा, उतना ही उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास में एक बहुत ही प्यारी सी चीज हमें मिली है। वी गॉट अ फॉर्मूला कॉल्ड जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो अगर आप लोग अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे तो हम लोग बात करते हैं कि हम सभी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, जी की, जो मैंने आपको बताई थी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लगता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ की सरफेस पर कितना होता है या अर्थ की सरफेस पर कितना लगता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास में ये क्या है, मेरी अर्थ है, दिस इज माई अर्थ, ओके। तो ये अर्थ है एंड अर्थ का अगर मैं बात करती हूँ, अर्थ की जो रेडियस होती है, इफ यू नो अर्थ की रेडियस होती है, मतलब रेडियस भी मत बोलो, हम लोग ये बोल सकते हैं जनरली कि हमारे पास में लगभग 3400 किलोमीटर की रेडियस होती है इसकी, आर का वैल्यू हम लोग जो बेसिकली निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास में एक क्या है, पिंड है, पिंड बोलते हैं, मतलब दैट मीन्स ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। एंड ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में कोई अनादर एम मास का ऑब्जेक्ट है एंड ये अर्थ की तरफ आ रहा है, पुल कर रही हूँ, तो मेरे पास में अर्थ के सेंटर से, याद रखना हमेशा जो फोर्स अप्लाई होगा वो अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस से लेकर के मास के सेंटर के डिस्टेंस तक के होगा। लेट्स एज्यूम ये स्मॉल आर है, दिस इज योर कैपिटल आर, जो कैपिटल आर है दिस इज द रेडियस ऑफ दैट अर्थ एंड दिस इज द स्मॉल आर जो कि डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास में वो मास और अर्थ की सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। मतलब समझ लो कि ये मेरे पास में एम मास का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फेंका है, तो ये कहाँ पर जा रही है बच्चा, ये अर्थ पर क्या हो रही है, नीचे की ओर खींची चली जा रही है। ये क्या हो रही है, अर्थ की तरफ नीचे की ओर खींची चली जा रही है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, तो वही चीज होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी बड़ी है। अगर आप सोचो यार हमारे पास में अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी गोल है, और इसकी जो रेडियस होती है अप्रोक्सीमेट 64,000 होती किलोमीटर में, कितनी होती है, 6400 बोलते हैं इसको, 64,000 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है। कैपिटल आर का वैल्यू है, दिस इज द कैपिटल आर वैल्यू। और 64,000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 1 किलोमीटर मैक्स, बेटा आपको पता है बुर्ज खलीफा की जो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर, है ना। एंड उससे भी ऊपर अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को बात करते हो बेटा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डिस्टेंस 4-6 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4-6-7-8 किलोमीटर मान लो। तो मुझे एक बात बताओ कि 6400 किलोमीटर के सामने जो 4-6 जो मैंने बोला कि मास और हमारे अर्थ की सरफेस का बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसको मैं समझाने की वापस से कोशिश करती हूँ। वेट आई नो कि यू गाइस आर कंफ्यूजिंग, समझो इस चीज को कि मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है। एक मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास बहुत कम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज माई स्मॉल एम। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है बहुत ज्यादा है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ऑलवेज फॉर इस ऑब्जेक्ट की सेंटर के डिस्टेंस से लेकर के इस ऑब्जेक्ट के बीच की सेंटर तक की डिस्टेंस। तो यहाँ तक के हमारे पास में जो डिस्टेंस होती है दैट इज स्मॉल आर, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं इसको आर की जगह डी से रिप्रेजेंट करूंगी, ओके दैट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला आप लोगों को कि ये जो कैपिटल आर है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। ये जो कैपिटल एम का मास का ऑब्जेक्ट है, ये जो स्मॉल एम का मास का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, मेरे पास में आर है। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा यहाँ पर कि यार मैं बोल रही हूँ कि ये वाली डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे पास में अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट आप लोग जिसको गिरा रहे हो नीचे की ओर, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि दिस कैपिटल आर इज टू मच देन दिस स्मॉल डी। तो मैं अर्थ की सरफेस से, समझो इस चीज को, मैं अर्थ की सरफेस से इस एम मास का जो ऑब्जेक्ट है वहां तक के डिस्टेंस को मैं डी एज्यूम कर ले रही हूँ। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन एम एंड स्मॉल एम क्या हो जाएगी, तो इट विल बी गिवन एज लाइक जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, क्या हो जाएगा आपके पास में, आर विल बी आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इट डाउन लाइक दैट। बट होता क्या है एक्चुअल में दिस डी इज वेरी छोटा, क्योंकि तुम अर्थ की
रेडियस के रिस्पेक्ट में तुम निकाल लो भाई, अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में जो मेरे पास में m मास का ऑब्जेक्ट जिसको मैं ऊपर से फ्री फॉल करवा रही हूँ, तो अगर उसको बहुत ऊपर से फ्री फॉल करवा रही हूँ तो यार उसका जो वैल्यू है डिस्टेंस का वो उतना ज्यादा है ही नहीं। मतलब कि हम लिख सकते हैं r इज टू मच ग्रेटर देन दैट स्मॉल d। सो हम क्या करते हैं, d को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर d को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग मास और अर्थ की सरफेस का बीच का डिस्टेंस ना लेकर के सीधा रेडियस का डिस्टेंस लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में लिखता है बेटा, मान लो कि इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इनके जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज d या दैट इज r, और उन्हीं के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स। तो उसी के थ्रू हमने बोला कि यहाँ पर दिस r इज टू मच इन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल d। मतलब कि स्मॉल m ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लो कि बॉल को तुम फेंक रहे हो ऊपर से, तो बॉल की सरफेस अर्थ की सरफेस से जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस अर्थ की रेडियस। तो दैट इज अ रीजन कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ किसको लेंगे, हम d को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि r d से बहुत बड़ा होता है, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, d को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लोग d को यहाँ पे एज्यूम नहीं करते। और जब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर g, तो अर्थ की सरफेस पे जो g होगा बेटा दैट इज कैपिटल M कैपिटल G R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज नोन होती है, तो इसको वैल्यूज को पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, ये 6.67 into 10 to the power -11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। M होता है मास ऑफ अर्थ। M क्या होता है बच्चा, M हमारे पास में होता है मास ऑफ अर्थ विच इज वेरी हायर। तो मास ऑफ अर्थ जो होता है काफी ज्यादा होता है। अगर मैं इसका एवरेज निकालू तो एवरेज इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू लगभग ये होता है 6 into में 10 to the power 24 किलोग्राम्स के बराबर। मतलब कि जो कैपिटल M है इसका वैल्यू कितना होता है, 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम्स के बराबर। मतलब मास ऑफ अर्थ है ये। क्या है बच्चा आपके पास में, मास ऑफ अर्थ होता है। सो दिस इज द वैल्यू। एंड इसके बाद में R कितना बताया था मैंने, 64,000 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना, एम आई राइट और नॉट, जल्दी बताओ भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे या इसको आप सॉल्व करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे, तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिखी है दैट इज इन किलोमीटर्स। तो हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लेट्स कन्वर्ट इट फर्स्ट। तो दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर 64,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 64,000 के किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे। 64,000 होता है हमारे पास में किलोमीटर्स में, किलोमीटर टू मीटर कितना जो है 10 to the power मल्टीप्लाई बाय 3। यस ओके, तो का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअल वैल्यू विल बी फाइंड आउट लाइक इक्विवेलेंट टू 9.8 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करना फिर बताना मुझे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जी का वैल्यू जो है वो 9.8 into 10 मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। सो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे लाइक दिस इज 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 12 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तुम सॉल्व करना, तुमको पता चलेगा वैल्यूज के बारे में। सो ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, जी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो दिस इज स्मॉल जी, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड किया। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, तो हम लोगों ने क्या किया, दैट इज वेरी सिंपल। हम लोगों ने सिर्फ क्या रखी है, वैल्यू पुट आउट करी है किसकी, ये। तो यहाँ पर m इज मास ऑफ अर्थ विच इज, ये आपको याद रखनी है वैल्यूज, क्योंकि अक्सर हमारे पास एग्जाम में पूछ लेते हैं। r इज नथिंग 64,000 किलोमीटर्स, इसे हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर में। तो r विल बी 6.4 into में 10 to the power 6 मीटर्स, ठीक है। एंड g इज इक्विवेलेंट टू 6.6 into में 67 into 10 to the power -11 न्यूटन, न्यूटन इंटू में मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ओके। चलो, तो कितना वैल्यू निकाला हमारे पास में, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलिए, सो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि जी का वैल्यू जो है वो अर्थ के मास पर डिपेंडेंट है एंड किस पर डिपेंडेंट होता है, आर के स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। बट एक्चुअल में जो अर्थ का शेप होता है, क्या वो एक्चुअल में गोल होता है क्या? क्या हमारी अर्थ एक प्रॉपर स्फीयर होती है? नहीं होती भाई, वो पूरी एकदम प्रॉपर स्फीयर नहीं होती। हम ऐसा मानते हैं कि ध्रुवों पे हमारी जो अर्थ होती है, यानी कि जो पोल्स होते हैं उस पर थोड़ी चपटी है एंड बाकी जगह पर ये थोड़ी फैली हुई है। दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज, हम बोल सकते हैं, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो अर्थ है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ अर्थ जस्ट एज्यूम कर लो, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टू फार, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर रेडियस जो है वो काफी ज्यादा होती है। इन दिस पॉइंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है वो काफी ज्यादा होगा, है ना, ये रेडियस काफी ज्यादा है। और यहाँ तक का रेडियस कैसा होगा, काफी कम होगा। आर का वैल्यू कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे भी आर का वैल्यू कैसा होगा, आर का वैल्यू कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में आपकी इक्वेटर, ये है अर्थ का इक्वेटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ का इक्वेटर। और ये आपके पास में क्या है बच्चा, पोल है आपके पास। तो होता क्या है, पोल पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करती है, या हम आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बोले, तो जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है, जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है पोल पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, आपको ये याद रखना है। एंड इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है। अर्थ की सरफेस पे आपको ये याद रखना है कि पोल्स पर जी का वैल्यू मैक्स टू मैक्स होता है एंड आपके इक्वेटर पे जी का वैल्यू मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो आर कहां पर ज्यादा होता है, आर यहां पर ज्यादा। तो जहां पे आर का वैल्यू ज्यादा होगा वहां जी का वैल्यू कम हो जाएगा। एंड जहां पर आर का वैल्यू कैसा रहेगा, जहां पर आर का वैल्यू बहुत कम रहता है वहां पे जी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो दो चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी होगी। तो दैट इज अ रीजन। और चूंकि हम लोग बात करते बेटा 1000 किलोमीटर है ना, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और जो 9.8 है दैट इज अ एवरेज, है ना। अर्थ पे हम लोग एवरेज हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम लोग एवरेज सॉल्व करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, बट जो रियल लाइफ कंडीशन होती है उसमें पोल्स के ऊपर जो जी का वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा, देखो आप लोग कैसा होता है, कम होता है, बट ऑन द इक्वेटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो। The motion of objects under the influence of gravity g does not depends on the mass of the body. All objects small, big, heavy, light, hollow और solid fall at the same rate. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर अब चूंकि आप लोग देख रहे हो कि हम अर्थ के ऊपर भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर भी अप्लाई होते ही है। तो वी नो द थ्री न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो v इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sorry what I am doing, v is equals to u plus at. This is the first equation. Second equation is s equals to ut plus half at square, equation number 2. And the third equation is v square equals to u square plus 2as. This is the equation number 3. So this is when simply our object in motion, तो मोशन के स्टेट में होता है। बट जब मैं बात कर रही हूँ अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर भी तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर फेंक रही हूँ, ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रही हूँ, फ्री फॉल करवा रही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, जैसे कि नीरज चोपड़ा अपना भाला फेंकते हैं, तो यार ये सारी है ना। तो जो अपना ज्वेलिंग थ्रो में आप लोगों ने देखा, या गोला फेंक करके एक गेम होता है जिसमें आप बहुत लंबे लंबे गोले फेंकते हो लोहे के, तो ये सभी के सभी क्या है, काइंड ऑफ हम लोग मोशन में डाल रहे हैं अर्थ के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो, हमारे पास में ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी क्या करवाते हैं, हम उसको काम करवाते हैं। तो ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पर दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना। ये मान लो मेरे पास में ये मेरी क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट एम है, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा इसका जो लाइक डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, नीचे होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर कर रहा है, मतलब ये आपके पास में क्या है बच्चा, ये अप है, तो अप टू डाउन पोजिशन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो हम जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में। एट दिस पॉइंट हम F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। बट अगर मैंने यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा फेंका है, मतलब मान लो ये मेरे पास में अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास में अर्थ है, और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर उल्टे की डायरेक्शन में मैंने किसी m मास के ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट किया है, यानी कि डाउन टू अप, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ डाउन टू
अब मैंने किसी को थ्रो आउट किया है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, जी विल बी नेगेटिव, एंड हमारे पास में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एफ इज इक्वल्स टू माइनस में एम जी आएगा। समझ में आया तुमको? दो चीजें हो रही है कि अगर एक व्हीलिंगली फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट और अर्थ की डायरेक्शन में आता है, तो वो फोर्स जो होता है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंड अगर हम उल्टा फोर्स लगाते हैं दैट विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन इक्वेशंस को मैं मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू, v इज योर, यू नो ना, v आपके पास में होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एंड a एंड t क्या होता है, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो हमारे पास में v इज इक्वल्स हो जाएगा u प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, ये किस पोजीशन के लिए है, जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, हम लोग लिख सकते हैं अप टू डाउन कंडीशन में, ये अप टू डाउन कंडीशन में। बट अगर मैंने बोला कि डाउन टू अप, मतलब मैंने क्या अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंका है, अगर मैंने डाउन टू अप कर दिया इसको, है ना, अगर मैंने डाउन टू अप मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका हुआ है, तो यहाँ पर जितनी जगह पॉजिटिव वैल्यूज दिख रही है उसकी जगह आप लोग क्या लगा दोगे, नेगेटिव लगा दोगे। तो यहाँ पर आपके पास में जी जो है वो हर जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए नाउ जो हमें समझना है, ये हम लोगों ने समझ लिया फ्री फॉल। सो फ्री फॉल के बाद में अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज मास एंड वेट। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द इट्स इनर्शिया, इट इज द मैटर प्रेजेंट इन इट, द रिमेन्स एट द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर 40 किलोग्राम्स का मास है, दैट मीन्स पूरे यूनिवर्स में 40 किलोग्राम्स का ही मास है, वो चेंज नहीं होगा। समझना इस चीज को, अगर मेरा मास कितना है, 40 किलोग्राम्स का मास है, ठीक है, इफ आई हैव अ 40 किलोग्राम मास ऑन अर्थ, तो चाहे मैं यूनिवर्स में कहीं पे किसी अनदर गैलेक्सी में घूम रही हूँ, मैं किसी नेबुला में घूम रही हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं हर जगह पे 40 किलोग्राम्स का मास लेकर के घूमूंगी। बट अगर मैं बात करती हूँ वेट की, जो एक्चुअल में आपकी जो वेइंग मशीन होती है बेटा, वो वेट मेजर करती है, ठीक है, तो जो वेट होता है दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास बाय अर्थ, तो हम लोग उसको निकालते हैं F इज इक्वल टू m इंटू में g, तो दिस इज द फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं और करके लिख देते हैं वेट, तो W से भी रिप्रेजेंट करता है इसको हम लोग m इंटू में g, तो दिस इज द m। तो m क्या होता है, जिस भी m मास की जो बॉडी है उसका आप लोग फोर्स मेजर करते हो, ठीक है। तो हमारे पास में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज द SI यूनिट इज न्यूटन। तो बेसिकली क्या होता है, वेट चेंज हो सकता है ड्यू टू जी। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वेट क्या होता है, वेट जो कि हम बोलते हैं ना, कोई भारी है कोई हल्का है, देखो मास तो चेंज होने से रहा, पहली चीज तो ये, मास तो चेंज होने से रहा, तो चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार मेरा बहुत भारी हो रही हूँ, मैं बहुत वेट हो गया मेरा, तो वेट क्यों हो रहा है मेरा, बिकॉज मेरे पास में जो मेरा मास है वो ज्यादा है, एंड ऑब्वियस ही बात है मेरा जो वेट होता है वो बार बार चेंज हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर द मास, अगर मेरे पास में मास 40 किलोग्राम्स है तो वो होल यूनिवर्स में 40 किलोग्राम्स रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। बट जो अप्लाइड फोर्स है जो कि न्यूटन में, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में जो लगभग फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ है वो 400 न्यूटन्स है ना, तो ये 400 न्यूटन का जो फोर्स होता है वो अर्थ की सरफेस पे अलग होगा, वो मून की सरफेस पे अलग हो सकता है, तो ये वाला जो वेट होता है वो चेंज होता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड वेट जो है वो जनरली अप्लाइड फोर्स बाय प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है तो वो टोटली डिफरेंट होता है। तो दैट इज द रीजन कि किसी भी प्लैनेट पे हम लोग सुनते हैं कि अर्थ पर हमारा जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है, एंड मून पर जो वेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। रीजन क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ वेट की, सो बेसिकली वेट इज नथिंग बट m इंटू में g होता है, m इंटू में g। तो g क्या है यहाँ पर, g इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो जी क्या होता है मेरे पास में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों है, ड्यू टू, तो दिस इज ड्यू टू अर्थ। पर अगर व्हाट हैपेंस, अगर मैं
कहाँ पर पहुंच जाओ, मैं मून पर पहुंच जाती हूँ। तो मून पर जी का वैल्यू टोटली डिफरेंट रहेगा, जी का वैल्यू बदल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ मून, वेट ऑन मून, ठीक है, वेट ऑन मून लिख रही हूँ, तो ये क्या है बेटा, वेट ऑन अर्थ, दिस इज द वेट ऑन अर्थ। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वेट ऑन मून। So weight on moon will be what? Weight on moon is nothing but again m into में g। तो g क्या है यहाँ पे, g on moon, this is g on earth, तो इसको मैं ge से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, this is gm, sorry ge, इसको मैं gm लिख रही हूँ, this is the sorry ge on earth, this is on moon। So moon पर हमारे पास में जो g का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। Why? क्योंकि हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो टोटली बेस्ड ऑन होता है कि किस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि अर्थ के ऊपर सरफेस पर इस ये एक्सेलरेशन जी का वैल्यू सेम होगा, तो वैसे ही ये जी टोटली डिपेंडेंट ऑन मास, आल्सो ऑन डिपेंडेंट ऑन रेडियस। तो कहीं ना कहीं एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि जो हमारे पास में जो स्मॉल जी होता है, जो जी है, जो हमारे पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, सॉरी, जो हमारे पास में अर्थ का एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है, अर्थ के कारण जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पे एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन मून पर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मून का मास और रेडियस टोटली कम है अर्थ से। हम सभी जानते हैं अर्थ के शेप के रिस्पेक्ट में मून छोटू सा है भाई, अर्थ कहाँ बहुत बड़ी और मून कहाँ बहुत छोटू सा होता है, तो दोनों में बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस होता है। सो दैट इज द रीजन कि हम क्या बोलेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो मून के ऊपर लगने वाला जो स्मॉल जी होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? अरे बहुत सिंपल लॉजिक है, ये कैपिटल आर, कैपिटल एम, इसका जो मास है मान लो कैपिटल एम एम है, इसका जो आर है वो आर एम है। ओके, तो व्हाट हैपेंस हियर भाई, अर्थ की रेडियस इज मोर ग्रेटर देन मून की रेडियस। अर्थ का जो मास है एम ई, तो हमारे पास जो एम ई है, ई फॉर अर्थ विच इज मोर ग्रेटर देन एम एम, मास ऑफ मून। तो हम लोग यहाँ पर जो एम जी लिख रहे हैं दैट विल बी क्या लिखेगा इसको, मास या वेट ऑन मून इज इक्वल टू एम जी। क्या है मेरे पास में, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी, कैपिटल एम ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर ऑफ मून का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या कैपिटल आर, दोनों एक ही चीज है ना, क्या चेंज है, नो नथिंग। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर मैं चाहती हूं कि मैं स्मॉल जी ऑन एम निकालूं, तो मुझे कैपिटल एम और कैपिटल आर ऑफ मून का पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली मुझे रेडियस मून की पता होना चाहिए, मुझे मास मून का पता होना चाहिए, तभी तो मैं कंपैरिजन कर सकूंगी। तो ये मास ऑन अर्थ हमारे पास में जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अर्थ के ऊपर वेट और मून के ऊपर जो वेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपको दिखाई पड़ रही सेलेस्टियल, हमारे पास में जो सेलेस्टियल बॉडी है, पहली है अर्थ, दूसरी है मून, मतलब कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मून भी कहीं ना कहीं हमारे पास में अर्थ का एक छोटा सा मून होता है। तो अर्थ का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻24 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं वेट ऑन अर्थ निकालती हूँ, W ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू m, जो कि मेरे पास में मास ऑफ दैट बॉडी, मान लो मेरे पास में एक बॉल है, उसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना वेट अप्लाइड हो रहा है और मून पर इसी बॉल पर कितना वेट अप्लाइड हो रहा है वो हमें चेकआउट करना है। तो मैं इसको लिखूंगी m कैपिटल G, तो सेम होता है हर जगह पे, m ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो m को मैं एज इट इज छोड़ देती हूँ, कैपिटल G को भी मैं एज इट इज छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटली जो G का वैल्यू है वो डिपेंडेंट है कैपिटल M और कैपिटल R पर। तो अर्थ का कैपिटल m कितना है, दैट इज 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय मास कितना है, सॉरी रेडियस कितनी है, 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। ओके, एंड जब आप इसको टोटली पूरा का पूरा सॉल्व करोगे या फिर जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में जो वेट ऑन अर्थ है, ठीक है, ये मिल गया। एंड सेम हम वेट ऑन मून निकालेंगे, तो वेट ऑन मून इज अगेन एम जी। यहाँ पर मैंने बस कैपिटल
मून का मास लिख देना है, वो दैट इज 7.36 इंटू में 10⁻22। भाई देखो कितना डिफरेंस है। दूसरी चीज रेडियस कितनी होगी 1.74 इंटू में 10⁻6 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लोग जब कंपैरिजन करोगे वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ, तो यू विल फाइंड आउट कि हमारे पास में जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे दोनों को एक साथ में, एंड आफ्टर दैट थिंग वी विल डिस्कवर कि हमारे पास में जो वैल्यूज ऑफ अर्थ फाइंड आउट हो रही है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, चलिए तो नाउ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है द डिफरेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपैरिजन करोगे तो साफ साफ दिख रहा है 6 इंटू में 10⁻24 के रिस्पेक्ट में 7.36 या 7.4 इंटू में 10⁻22, एंड जो रेडियस है वो कितनी कम है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हमारे पास में जो कंपैरिजन करोगे ना, तो कंपैरिजन कैसे करोगे कि हमारे पास जो मास ऑन मून विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑन अर्थ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, हम लोग दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे बाय इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्विवेलेंट टू m कैपिटल G। सॉल्व कर लो इसको, 6 इंटू में 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू में कैपिटल G। अगेन वही सेम चीज, सॉरी ये तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा सॉरी ओके ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, 7.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू में 10⁻6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6 इंटू में 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू में 10⁻6 का होल 2। ओके, सॉल्व कर लोगे इसको तो आप लोगों को जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट तो मिलेगी 1/6। यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 1/6। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें जो वैल्यूज मिली है, जो हमें एक वैल्यू मिली है, या फिर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेट मी क्लियर इट पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल में समझ सके। एक चीज, एक स्लाइड मुझे और लगेगी यहाँ पर, ऐड कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पर वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ निकाला, वो इक्विवेलेंट अप्रोक्स हमको मिल गया 1/6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो मैं बोल रही हूँ उससे हमें ये पता चलता है कि WM इज इक्विवेलेंट, लगभग बराबर होता है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इज नथिंग बट हमें ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पास में किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 60 न्यूटन है, मान लो अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन करो मेरे पास में जो m मास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो वेट किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा अप्लाई हो रहा है और वो मून है, तो मून पर डिफरेंट होगा, अर्थ पर डिफरेंट होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो मास मतलब मेरे पास में जो मास है, मास क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसा समझाऊँ आप लोगों को कि मेरे पास में जो वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रही हूँ दैट इज किलोग्राम्स, ठीक है। तो मैंने अगर आप लोगों को बोला कि किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट का जो वेट है इफ वो 60 न्यूटन्स के इक्विवेलेंट है, मान लो 60 न्यूटन के बराबर है, मैंने बोला कि मेरे पास में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, XYZ फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अर्थ पर जो वेट है वो कितना है, अगर 60 न्यूटन है, तो वहां पर कहां पर बच्चा, तो आपके जो मून पर वेट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। कितना है बच्चा, 60, तो ये बराबर होगा 10 न्यूटन के। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया, दैट इज द रीजन। तो हम लोग यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट करेंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे। G ऑन m इज इक्वल्स टू कैपिटल G m ऑफ m डिवाइडेड बाय r m का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर आपको 1.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर मिलेगा अप्रोक्सीमेट। तो दैट इज अ एक्सेलरेशन ऑन मून। तो एक्सेलरेशन ऑन मून कितना कम है आप लोग देखो, 1.6 इंटू में 10 मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।
ये क्या है बच्चा, ये आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन कहाँ पर, मून पर, वो भी कितना 1.6, जो कि बहुत ही कम वैल्यू होती है। एंड आप देखो हमारी अर्थ पर कितना लग रहा है, दैट इज अर्थ पर होता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि हम लोग अगर अर्थ पर और मून पर मास मतलब सॉरी वेट का जो कंपैरिजन है वो करते हैं, तो बेटा मास तो चेंज होने से रहा, बट वहां पर जो हमारा, अगर मान लो कि मैं 70 kg की हूँ, जस्ट इमेजिन करो सुभद्रा मैम, जस्ट इमेजिन करो सुभद्रा मैम का जो वेट है वो कितना है बच्चा, हमारा यहाँ पर जो मास है, सॉरी मेरा जो मास है वो कितना है यहाँ पर 70 kg है। लेट्स एज्यूम मेरे पास मेरा जो मास है सुभद्रा मैम का, मास ऑफ सुभद्रा मैम दैट इज 70 किलोग्राम्स। तो अर्थ के ऊपर हमारा जो वेट हो जाएगा, अर्थ पर वेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 को हम इक्विवेलेंट टू 10 को रख के सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेट 700 न्यूटन ऑन अर्थ। तो मेरा जो वेट है वो अर्थ पर कितना है भाई, 700 न्यूटन का है। बट अगर मैं इसको अर्थ की जगह पर मून पर निकालूं, तो मून पर क्या हो जाएगा बच्चा वेट मेरा, तो मून पर वेट ऑन मून दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 70, जो कि मेरा मास है, इनटू में g ऑफ e जो कि अर्थ का था, तो यहां पर मेरा मास इनटू में g ऑफ m लगेगा विच इज 1.6 अप्रोक्सीमेट। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, हमारे पास में कम हो जाएगा ना, सॉल्व करो भाई कितना होगा, दैट विल बी लेसर, काफी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉल्व कर लो यार इसको। तो लगभग 16 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा ये, सो 112 न्यूटन। देखो 112 न्यूटन विच इज वेरी लेस है ना। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज द रीजन कि हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ वेट है वो बहुत कम होती है ना। और अगर आप इसको 700 का 1/6 करोगे तो डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 कम 6 और हमारे पास 1 तो 4 है ना, तो अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा वैल्यू है ना, दैट्स इट। ओके, तो सुभद्रा मैम का जो मास है, मतलब सॉरी जो वेट है ऑन मून कितना हुआ बच्चा, तो मेरा जो वेट ऑन मून है दैट इज 112 न्यूटन के अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत किया क्या मैंने, सही है, सही है। ओके, तो ये था आपके पास में आधा से ज्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ एक लास्ट टॉपिक बचा, दैट इज ट्रस्ट एंड प्रेशर। तो ट्रस्ट एंड प्रेशर को हम लोग समझने के लिए कुछ कुछ चीजें की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार हमारे पास में जो ट्रस्ट होता है वो क्या होता है। तो ट्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एंड ऑल्सो द प्रेशर इज व्हाट, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स अप्लाई होता है। दो चीजें हमें पढ़नी है, ट्रस्ट एंड प्रेशर। तो आप लोगों ने एक बहुत ही जेन्युइन चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि जब भी हम किसी मैट्रेस के ऊपर खड़े होते हैं तो मैट्रेस का जो होल है वो ज्यादा होता है रादर देन हम उसके ऊपर लेटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रामू है, हु इज दिस, ही इज रामू। Ramu is asking, why does the mattress sink more when I am standing compared with the when I am lying? जब वो लेटा हुआ होता है तो मैट्रेस दबता कम है, पर जब वो खड़ा होता है तो मैट्रेस ज्यादा दब जाता है। तो ये क्वेश्चन के साथ में वो अपने टीचर के पास में जाता है। उसकी टीचर कौन, सुभद्रा मैम, ऑलवेज कूल। तो भाई सुभद्रा मैम के दिमाग में जो चीजें थी उसको क्लियर कर देती है कि रामू तुम जब खड़े होते हो तब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ज्यादा लगता है ड्यू टू जितने कम एरिया पर आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो सुभद्रा मैम ने ये एक्सप्लेन किया कि रामू तुम्हारे द्वारा अप्लाइड किया गया जो प्रेशर है इस मैट्रेस पे स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा लग रहा है, जबकि जब तुम लेटे हुए हो तब प्रेशर का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम है। अब रामू के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि प्रेशर ये क्या चीज है और क्यों हमको मैडम बता रही है। तो चलिए हम समझते हैं ट्रस्ट एंड प्रेशर। तो ट्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स एंड प्रेशर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पर यूनिट एरिया पे फोर्स। कहने का मतलब यह है कि ट्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ये कोई वॉल है, ये अगर मेरे पास में कोई दीवार है और दीवार के ऊपर मुझे कोई कील को डालनी है, तो व्हाट वी डू, हम हमारे हाथों से अंगूठे से क्या करने वाले बच्चा, हम हमारे
जो अंगूठा होता है उससे इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं फोर्स, ठीक है। तो जब भी हम इसको दबाएंगे, जब भी हम क्या करने वाले हैं, दबाएंगे इसको हमारे अंगूठे से, तो अंगूठे से जब हम दबाते हैं तो यहाँ से जो अप्लाइड फोर्स होता है वो उस स्किल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यार ये 90 डिग्री अप्लाई कर रहा होगा, मतलब हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये इस स्किल की सरफेस पर, यानी अगर ये मान लो मेरे पास में नेल है, जो किल है, उसकी सरफेस पे अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, दिस इज ऑन 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थ्रस्ट होगा, बेसिकली दिस इज योर थ्रस्ट, यहाँ पे ऐसा है, ओके। तो दिस इज थ्रस्ट। और प्रेशर क्या होता है, फिर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए प्रेशर इज नथिंग बट F by A, समझ जाओगे F by A क्या होता है, दिस इज प्रेशर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो इसको कि हमारे पास में जितना ज्यादा, तो बेसिकली प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके एरिया के, यानी जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तभी तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग जब खड़े, अब जब स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हो तो हमारे सरफेस एरिया का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रेस पे खड़े हो तो ए का वैल्यू कैसा होता है, काफी कम होता है, जिससे अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया ये चीज। सेम चीज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो एरिया है, जो आपके पास में जो घेरा हुआ सरफेस पे जो टच एरिया है, दिस एरिया इज मोर, है ना, ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। तो ये एरिया ज्यादा होने के कारण हमारे पास में जो अप्लाइड फोर्स होता है, या फिर हम लोग बोले प्रेशर की बात करें तो प्रेशर पे फोर्स तो वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया के। तो यहाँ पर एरिया का वैल्यू बढ़ गया तो अप्लाइड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए मैट्रेस दबा के यहाँ पर नहीं दबता है, ठीक है। सेम चीज आप लोगों के पास में होती है कि हमारे पास में जब भी हम किसी भी कील को दीवार के अंदर गाड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो भी नेल होता है, जो भी कील होता है, उनके पॉइंटेड सिरे, उनके जो सिरे होते हैं ना, उनके सिरे हमेशा ऐसे पॉइंटेड होते हैं, वो हमेशा नीचे से ऐसे, इनकी एरिया जो है वो कम होते चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा उनके एरिया जो है वो एंड पर नुकीले होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये सिरे पर चौड़े होते हैं और एंड पर नुकीले होते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा रीजन है, जब मैं हथौड़े से इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी तो हथौड़े से मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स बहुत कम होता है और एरिया ज्यादा है। सब लोग देखना यहाँ पर, हमारे पास में हम कंपैरिजन कर रहे हैं एरिया की, ठीक है। तो मैं बोलती चलो एक काम करते हैं, मैं एरिया आपको डिफाइन करती हूँ कि इसका जो एरिया होगा वो 0. मान लो ये तो नेल है, नेल कैसी होती है, छोटी होती है, तो इसका जो एरिया है, जस्ट एज्यूम कर रही हूं मैं, तो एरिया इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, जस्ट इमेजिन कर लो 10 मीटर का स्क्वायर, 10 बहुत ज्यादा, मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, 0.1 मीटर के स्क्वायर का मेरे पास में एक एरिया का क्विल है। ये क्या है मेरे पास में, एरिया का किल है, और इस पर मैं फोर्स क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अप्रोक्सीमेट 200 न्यूटन। जस्ट एज्यूम कर लो 200 न्यूटन का फोर्स मैंने 0.1 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से अप्लाई किया है। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट प्रेशर क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया है, तो यहाँ से प्रेशर कितना अप्लाइड हुआ, कितना मिल गया हम लोगों को, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेट 2000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, यही होगा। 0.1 है ना, ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 10। सो यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड कितना है, 2000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब मैंने बोला यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरिया होता है बहुत कम होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने बोल दिया कि 0.01 मीटर पर स्क्वायर का एरिया है, तो ये एरिया इसके रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। तो अब सभी लोग देखो यहाँ पर जो अप्लाइड प्रेशर होगा वो कितना जाएगा, प्रेशर विल बी अप्लाइड फोर्स तो 200 न्यूटन ही है। अरे भाई इस पर और इस पर अप्लाइड फोर्स कितना है, 200 न्यूटन का ही है ना, तो हम लोग 200 न्यूटन तो कॉमन है, लेकिन जो यहाँ पर एरिया है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। वो कितना है, 0.01 मीटर का स्क्वायर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्लाइड प्रेशर ऑन द सेम बॉडी पर अप्लाइड प्रेशर कितना जाएगा, 200 के मल्टीप्लाई में 100, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 20000, ठीक है। तो ये 20,000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। अब समझो दोनों में कितना डिफरेंस है भाई साहब, तुम लोग देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है। हमारे पास में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है कील के ऊपर, तो जहां पे ज्यादा सरफेस है 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर प्रेशर का वैल्यू सिर्फ 2000 न्यूटन का ही था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मैं इस कील की पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो एट दैट पॉइंट हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ प्रेशर है इंक्रीज होकर के सीधा बच्चा आपके पास में डबल हो चुका है। तो दैट
दैट इज अ रीजन। डबल भी मत बोलो इसको, कितना हो चुका है, 100 गुना हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंटेड सिरे पर अप्लाइड सेम फोर्स के लिए प्रेशर का वैल्यू काफी ज्यादा था, जिससे कील आसानी से कहाँ चला जाता है बच्चा, आसानी से बिना मेहनत, बहुत कम मेहनत में वो किसी भी सरफेस के अंदर घुस जाता है। सेम रीजन होता है कि हमारे पास में कील के जो सिरे होते हैं वो नुकीले बनाए जाते हैं। ऐसे ही चाकू, आप लोगों ने देखा होगा जो नाइफ होते हैं हमारे घरों के अंदर, जो नाइफ्स होते हैं, जो चाकू होते हैं, वो चाकू कैसे होते हैं भाई, चाकू के सिरे होते हैं नुकीले। अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, चाकू लाइक दिस है ना, ये चाकू मान लो, दिस इज चाकू, दिस इज चाकू। तो आपने देखा होगा चाकू का जो सिरा होता है काफी पॉइंटेड होता है, एकदम नुकीले होता है ना, चाकू का एक सिरा काफी ज्यादा पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। तो पॉइंटेड क्यों होता है, ताकि इजीली हम लोग यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स होता है ऑन दैट वेजिटेबल, वो कैसा होता है, ज्यादा लगता है, जिससे हमारी जो वेजिटेबल होती है वो इजीली कट जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं साइंस। सेम चीज आप लोगों ने देखा होगा, जो लड़कियां हील्स पहनती है उनके पैरों में हमेशा दर्द रहता है। अगर आप लोग देखो यार, लड़कियां जो हील्स पहनती है उनके जो ये जो इनकी जो एड़ी होती है, इनमें हमेशा इनको तकलीफ होती है, दर्द होती है। रीजन क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो लड़की का जो वेट है वो कितना होता है, लड़की का वेट अप्रोक्सीमेट 60 किलो का होता है। मान लो 60 किलो का लड़की का वेट होता है, ठीक है, तो 60 किलो मैंने एवरेज मान लिया, और जी कितना होता है, 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, तो 10 मीटर पर स्क्वायर का हमारे पास में मान लो एफ, तो एफ कितना हो जाएगा, एम इंटू में जी से निकालो, तो एफ कितना हो गया, फोर्स हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो लगभग 600 न्यूटन। तो 600 न्यूटन का फोर्स आपके दोनों पैरों पे अप्लाइड होता है। मान लो लड़की का वेट कितना है बेटा, 60 किलोग्राम्स का है, मतलब 60 किलो की लड़की है, वो दोनों हील्स पहन के मटक रही है। तो हील्स के दो पैर, मतलब हमारे दो पैर होते हैं, तो दोनों पैरों के ऊपर 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो लड़कियां जो ऐसी हील्स पहनती है पॉइंटेड, जिसको हम पेंसिल हील बोलते हैं या सेलोटाइट बोलते हैं, तो स्टेलोटाइट के अंदर दोनों में क्या होता है भाई, दोनों में एक चीज होती है हमारे पास में, कि मान लो इसका जो सरफेस एरिया है वो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब मान लो 0.1 मीटर का स्क्वायर है, 0.1 इज समथिंग 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लो 0.01 मीटर का स्क्वायर है। सो मैंने बोला कि मेरे पास में ये लगभग 0.01 मीटर का स्क्वायर का हील पहन रही है लड़कियां, ठीक है, 0.01 मीटर का स्क्वायर का हील पहनती है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.01, सॉल्व करो इसको, तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 60,000 अप्रोक्सीमेट है ना, 60,000 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा हमारे पास में। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज 60,000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो आप लोग देखो यार कि हमारे पास में हम 60 किलो के, हमारा फोर्स अप्लाइड है 600 न्यूटन का दो पैरों के ऊपर, तो अब दोनों पैरों के ऊपर जो टोटल वेट है वो कितना है, 60,000 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है भाई। तो हमारे पैर क्यों नहीं खराब हो जाएगा, इतना सारा प्रेशर देखो तुम लोग कितना ज्यादा है, 60,000 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, इतना प्रेशर हमारे हील्स के ऊपर होता है बेटा, हील्स। तो यहाँ पे ना आपकी जो एड़ी होती है वो टूट जाती है। पर वहीं पर तुम देखो यार, जो तुम्हारा हाथी होता है वो बहुत बहुत मोटा होता है, उसके पास में मास बहुत होता है, तो उसका मास मान लो कि तुम्हारे पास लगभग 3000 किलोग्राम का मास होता है। तो जब हम प्रेशर की बात करें तो लगभग मान लो कि अगर उसका जो पैर है, एक पैर की जो मोटाई है वो अगर मान लो कि लगभग 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट भी बड़ा होता है ना, हाथी के पैर इतने बड़े बड़े होते हैं ना, हाथी के पैर इतने बड़े बड़े होते हैं लगभग, है ना, तो उसके हिसाब से अगर जो अप्लाइड फोर्स होता है भाई वो सिर्फ इतने सारे वेट के लिए इतना कम होता है, जबकि हम सिर्फ इतने से है, हमारा 60 किलो का, भाई हाथी के रिस्पेक्ट में तो हम बहुत ही कैसे होते हैं, पतले होते हैं ना, हाथी तो बहुत ही मोटा होता है, बहुत ज्यादा वेट है उसके पास में, बहुत ज्यादा उसका मास होता है, उसके बावजूद उसके पैरों पे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो हील्स तो पहनता नहीं है, वो क्या पहनता है, उसके पास में तो पैरों की हील्स की जरूरत पड़ती नहीं है, जूतों की नीड पड़ती नहीं है, तो वो क्या करता है, बहुत बढ़िया से अपने पैरों के ऊपर प्रॉपर वजन देता है। बट हमारे साथ में सीन अलग होता है, तो लड़कियां जो हील्स पहनती है उनके पैरों में प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर अप्लाइड उनके हील्स पर ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, सेम चीज होती है कि हम लोग जब सुई लगाते हैं ना, तो सुई या हम बोलते हैं हमारी हाथ के द्वारा अप्लाइड फोर्स से हम कभी भी, हमारी जो सिरिंज होती है वो अंदर नहीं जाती, बट सिरिंज जो होती है वो बहुत ही नुकीली होती है। अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, सिरिंज बहुत नुकीली होती है और वो सीधे आपके बॉडी में सेम फोर्स से घुस जाती है। क्यों? क्योंकि जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है सेम फोर्स के लिए। ठीक है, यही एकमात्र कारण होता है हमारे पास में। तो हम लोगों ने क्या समझा, ट्रस्ट एंड प्रेशर। नाउ हमें समझना है बच्चा
प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कैसा, तो फ्लूइड्स मतलब कि बेसिकली जो कि फ्लो हो सकते हैं। फ्लूइड्स वे होते हैं जिनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास गैसेस, ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड्स एंड गैसेस जो है इनको हम फ्लूइड्स के अंदर काउंट करते हैं। तो फ्लूइड्स क्या करते हैं, फ्लूइड्स भी अपने आसपास पाए जाने वाली सरफेस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बलून है मान लो, तो बलून के अंदर क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। तो ये जो गैस होती है वो ऑलवेज क्या कर रही होगी, बलून की सरफेस पर फोर्स अप्लाई करते रहती है। तो ये फ्लूइड्स में प्रेशर हमेशा अप्लाई होता है। तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, A solid access pressure on surface due to its weight। तो सॉलिड जो होता है वो सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता है जिस पर वो होता है। जैसे मैं हूं तो मैं कहां पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, मैं अर्थ की सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, मैं चप्पल पे अपना प्रेशर अप्लाई करती हूँ। वैसे ही फ्लूइड्स क्या कर रहे हैं, फ्लूइड जो है वो उनके पास में भी वेट होता है एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undimensioned in the all direction। तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है, जो फ्लूइड्स के द्वारा अप्लाइड प्रेशर होता है इन ऑल डायरेक्शन होता है। चाहे वो बलून हो, चाहे आपने एक ग्लास में पानी भर रखा हो, अगर ये पानी के मॉलिक्यूल्स है तो भाई पानी भी हर डायरेक्शन में क्या करेगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में सरफेस के क्या कर रहा होगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो नाउ इसी प्रेशर में फ्लूइड्स के थ्रू जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बुयांसे फोर्स। तो हमारे पास में जो बुयांसे फोर्स होता है इसमें क्या सीन होता है, बुयांसे फोर्स के अंदर ये एक टाइप का अपथ्रस्ट फोर्स होता है जो किसी भी फ्लूइड के ऊपर लगता है जब वो उस फ्लूइड, जब हम बोल सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा जब वो टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड होता है या इन गैस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मैंने क्या किया है, एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने कोई बॉटल रखा हुआ है, बॉटल रख सकते हैं या हम कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो जब हम इस बॉटल को पानी के अंदर डालते हैं तो आप लोगों ने फील किया होगा कि बॉटल को पानी में डालने से बॉटल अंदर जाती है, बट ऑल्सो जब हम लोग फोर्स अप्लाइड, ये मान लो मेरे हाथ है, ठीक है, ये मेरे हाथ है और मेरे हाथों से मैंने क्या किया, बॉटल पे फोर्स अप्लाई किया है, तो बॉटल नीचे जाएगी, बट जैसे ही मैंने बॉटल से हाथ उठाया तो एक अपथ्रस्ट यानी ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है एंड दैट फोर्स आप जो फील करते हो बॉटल के ऊपर, इन मतलब हम बोल सकते हैं विच इज लाइक अपोजिट टू ग्रेविटेशन फोर्स, या हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी के विरुद्ध, है ना, एक फोर्स अप्लाई होता है दैट कॉजेज बुयांसी फोर्स। तो दिस इज एन अपथ्रस्ट फोर्स, इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड that opposes the weight on the particular मतलब partially और fully immersed object, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डालते हो एंड पानी के अंदर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ क्या होता है, उनके ऊपर हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो उल्टी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड बुयांसी फोर्स, ठीक है। इसको समझाने के लिए बच्चा अब आप लोगों को और भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 60 किलोग्राम्स का है, जैसे मान लो दिस बोट इज 60 किलो, 60 बहुत कम बोल रही हूँ, मान लो मेरे पास में दिस बोट का जो वेट है इट इज अप्रोक्सीमेट 200 किलोग्राम्स, मान लो 200 किलोग्राम्स की मेरे पास में ये बोट है, तो 200 किलोग्राम्स की मेरे पास में बोट है, तो ऑफ कोर्स नीचे से कुछ बुयांसी फोर्स लग रहा है जो इस बोट को तैरने में हेल्प कर रहा है। याद रखिएगा जब भी किसी पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा होता है दैट मीन्स अप्लाइड बुयांसी फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा है, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा होता है, मतलब हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है उसका वैल्यू ज्यादा है जिससे वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो सेम चीज हो रही है मेरे पास में, यहाँ पे बुयांसी फोर्स अप्लाइड हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस बुयांसी फोर्स हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। नाउ होता क्या है, मान लो 200 किलोग्राम्स का मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेट बच्चा लगभग बुयांसी फोर्स को फील कर रहा होगा, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट बुयांसी फोर्स को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, जिसके कारण वो तैर पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्जेक्ट डूब जाता, क्योंकि यार जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो गया, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पास में ज्यादा लग गया, मतलब 2000 न्यूटन के अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एफ का वैल्यू कितना जाएगा, एफ का वैल्यू विल बी, तो एफ मेरे पास में जो है अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू हो जाएगा कितना, एफ विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 10
तो इट विल बी अराउंड 2000 न्यूटन्स के बराबर का मेरे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा होगा इसको अर्थ की डायरेक्शन में। बट वहीं पे जो मेरा अपथ्रस्ट लग रहा है, दैट अपथ्रस्ट माइट बी इक्विवेलेंट टू 2000 न्यूटन। मतलब अगर ये 2000 न्यूटन के इक्विवेलेंट नहीं लग रहा होगा तो ऑफ कोर्स मेरी जो बोट है वो डूब जाएगी। जब मेरे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स हमने फोर्स में क्या सीखा है, हमने फोर्स में ये सीखा है कि अगर मेरे पास में किसी एक डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है तो वो चीज ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मेरे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग जाता है और अपथ्रस्ट यानी बयान्से फोर्स जो है वो कम लगता है तो ऑफ कोर्स मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बट ऑफ कोर्स मेरा जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा है, दैट इज द रीजन की बोट जो है वो कैसी है, वो तैर रही है किसी भी फ्लूइड के अंदर। सेम चीज अभी हम लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझने वाले हैं। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जो कि ग्रीक मेथड मतलब ग्रीक जो थे उनमें बहुत फेमस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स निकाला। एंड ऑल्सो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं टोटली एक्सप्लेन करता है हर छोटी से छोटी चीज को। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था वो ये बोलता है हमारे पास में कि जनरली अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये कोई पानी का बर्तन है और मैंने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने पानी में डुबाने की कोशिश करी। तो हम सभी जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जब पानी को डुबोया नहीं था, पानी का लेवल यहाँ पर था, पानी का लेवल यहाँ कहीं था, ठीक है, ये मेरे पास में पानी का लेवल है, ओके, तो ये मेरे पास में पानी है और दिस इज द लेवल ऑफ वाटर यहाँ पर। सेम बर्तन है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 10, ठीक है, ये बर्तन है मेरे पास में, यहाँ पर मैंने सेम वही ऑब्जेक्ट को डुबाने की कोशिश करी है और अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने काफी अंदर तक डुबो दिया है। दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में काफी अंदर तक डुबो दिया, तो पहले पानी का लेवल यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोया है ये वाटर लेवल अप हो जाएगा। एवरीवन नो कि ये वाटर लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। एंड हमें क्या मिल गया, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसका लेवल बढ़ गया है। तो जो लेवल हमें मिला है नया वाला, दैट लेवल, जितना भी हमारे पास में वाटर हमें मिल रहा है, ये बताता है कि कितने किलो मतलब कितने न्यूटन का अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाटर का वो हमें ये बता रहा है कि कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, मान लीजिए मैंने बोला आपके पास में कि ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, तो आर्किमिडीज हमें ये बताते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में ये 7 किलोग्राम का क्या है, मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, 7 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो जब 7 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के अंदर डुबोया है तो ऑफ कोर्स वी नो दैट कि यहाँ से एक बॉयंसे फोर्स तो लगेगा। तो बॉयंसे फोर्स ने क्या किया, इसको ऊपर की ओर धक्का मारा। तो यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है इससे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पानी के अंदर इसको डुबोया एंड यहाँ पर एक छोटी सी नली इन्होंने निकाल दी जिससे जो भी डिस्प्लेस्ड वाटर है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें वाटर का वेट मिलता है, यहाँ पर हमारे पास में जो भी वाटर का हमें वेट मिला, दैट वाटर का वेट इज इक्विवेलेंट टू अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 6 किलो के पानी को 6 किलो के बर्तन को मैंने 6 किलो के जो भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट था उसको पानी में डुबोया है और 2 किलो का अपथ्रस्ट बायोन्से फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेस्ड वाटर या हमारे पास में जो भी बॉयंट फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 kgs। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा वो भी मेरे पास में कितना रहेगा, वो भी 2 kg का रहेगा। तो ये मेरे पास में मुझे क्या मिल चुकी है, वैल्यू मिल चुकी। गॉट इट? मतलब जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो पानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका अगर मैं वेट मेजरमेंट करती हूँ तो वो जो वेट है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बॉयंसे फोर्स जो कि किसी फ्लूइड में अप्लाइड होता है, ठीक है। और ऑल्सो हमको ये समझना है कि द कॉर्क वाइल ने इसमें क्या चीज होती है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पानी के अंदर डीप डाउन डूब जाते हैं, पर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो है तैरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहे की जो प्लेट होती है, अगर उसको आप पानी पर डाल दो तो लोहे की प्लेट पानी पर तैरते रहती है, बट वहीं पे लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी पर भी डिपेंडेंसी होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है
उसकी डेंसिटी के हिसाब से हमारे पास ऑब्जेक्ट डूब जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो अंडा होता है वो सॉल्ट वाटर में तैरते रहता है। इफ यू रिमेंबर, हमारे पास जो एग होता है वो सॉल्ट वाटर में एग जो है वो तैरते रहेगा। अगर ये एग है तो सॉल्ट वाटर में एग तैरते रहता है, क्योंकि वाटर की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर प्लस सॉल्ट है ना, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो जो भी ऑब्जेक्ट आप डुबाते हो वो तैरने लगता है, बट जब हमारे पास में डेंसिटी कम होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डूब जाता है। तो इसका एग्जांपल लेने के लिए हम लोगों ने एक कॉर्क और एक सुई हम लोगों ने देखा, एग्जांपल लिया। तो इसको आप लोहे की कील समझ सकते हो कि दो मेरे पास में लोहे की कील है। तो व्हाट हैपेंस, द कॉर्क व्हाइल द नेल सिंक्स, तो हमारे पास में एक कॉर्क मैंने पानी में डाली, दूसरी जो नेल थी उसको भी पानी में डाला। दिस हैपेंड, तो यहाँ पर क्या होता है कि नेल्स जो होती है वो डूब जाती है और कॉर्क तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में कितना मास होता है, यानी डेंसिटी को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास में डेंसिटी होती है। अगर कम, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और मास कम होता है, समझो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है मास कम है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लूइड पर तैरता रहता है। और अगर जिसका वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा है, और मास, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होता है और मास ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो वो सिंक हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज कम विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ कॉर्क कैसी होती है? कम होती है। इसीलिए कॉर्क क्या करता है? फ्लोट करता है, क्योंकि इस पे अप्लाइड बुयांसी फोर्स इनफ होता है ताकि कॉर्क क्या कर सके? तैर सके। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट। तो ये क्या होता है? तैरता है। जबकि डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, it means that the upthrust of water on the iron nail is less। मतलब हमारे पास में जो upthrust force मिलता है आयरन नेल को वो कम मिल जाता है, जिसके कारण वो डूब जाता है। Therefore objects of the density less than that of a liquid float on the liquid, the objects on the density greater than that of a liquid is sink in the liquid। तो अगर मेरे पास में, अगर मैं किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को तैरा रही हूँ तो ऑफ कोर्स उसकी डेंसिटी कैसी होगी? उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा, कम होगी, तभी वो तैर रहा है। तो जहां पर डेंसिटी कम होती है जिसकी, वो ऑब्जेक्ट अक्सर तैरते हैं। और डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तभी तो जितनी भी चपटी चीजें होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास लोहे की प्लेट या स्टील की प्लेट होती है ना, तो स्टील की प्लेट पानी के ऊपर तैर रही होती है, लेकिन वहीं पे जो लोहे की कील होती है वो डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि लोहे की कील डूब गई क्योंकि उसके पास वॉल्यूम कैसा था? कम था, और कम वॉल्यूम में मास ज्यादा था, तो उसकी भी डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो गई और वो डूब गया। ऐसे ही सेम चीज बर्फ पानी पर तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि पानी के रिस्पेक्ट में बर्फ की डेंसिटी कैसी होती है? पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, और इसीलिए वो तैरते रहता है। ठीक है, सेम चीज। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी हम लोगों ने लगभग समझ लिया है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है द स्टेट दैट द अपवर्ड, हमारे पास में जो बुयांट फोर्स होता है, दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड whether partially or fully submerged is equal to the weight of the fluid that the body displaced and acts in the upward direction at the center of mass of the displaced liquid या फ्लूइड। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा है। समझो, फिर समझो, इसको वापस समझो कि आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट हमें बहुत हल्का लगता है पानी के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुएं से पानी निकालती हूँ तो कुएं में जब बाल्टी होती, जब तक पानी से भरी हुई बाल्टी कुएं के अंदर होती है, हमें बहुत लाइट, हमें बहुत वेट उसका कम लगता है। या मैं किसी पत्थर को रस्सी से बांधूं और कुएं में डालूं तो मुझे उसका वेट काफी कम फील होता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि फ्लूइड के अंदर एक बुयांसी फोर्स ऊपर की ओर उसे पुश कर रहा होता है, जिससे उसका वेट कम लगता है। बट जब मैं उसको बाहर निकालती हूँ ना, जब मैं उस पत्थर से बंधी हुई रस्सी को बाहर निकालती हूँ तो उसके ऊपर जो अप्लाइड वेट है मुझे फील होता है, महसूस होता है। ऐसा रीजन, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ में आया आपको? तो यहाँ पर सेम चीज है कि जो बुयांसी फोर्स है वो कितना लग रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना बुयांसी फोर्स लग रहा है, हमारा जो बुयांसी फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, तो कितना लग रहा है, ये जानने के लिए हमने, या हमारे जो साइंटिस्ट आर्किमिडीज थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से
अगर मान लो ये पूरी पानी से भरी हुई बाल्टी है मेरी, है ना, ये पानी से भरी हुई बाल्टी है और बाल्टी में मैंने क्या डाला, कोई ऑब्जेक्ट डाला जिसका मास मान लो कि m है। कितना है, मान लो मेरे पास में उसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेट 600 न्यूटन है, ठीक है, और मैंने इसको पानी में डाला। तो पानी में डालेगा तो भाई यहाँ पर क्या होगा, पानी के अंदर डालते से ही पानी का वैल्यू, कुछ पानी डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ से क्या होगा, पानी जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। तो मैंने नीचे एक प्लेट डाल दी, मैंने क्या करा, मैंने पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर नीचे एक प्लेट रख दी, जिसमें जब मैंने m मास के ऑब्जेक्ट को नीचे डाला तो प्लेट के अंदर पानी जो है वो क्या होगा, मुझे मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, भरी भरी बाल्टी में अगर मैं ऑब्जेक्ट को डालूंगी तो पानी क्या होगा, नीचे की ओर बगर जाएगा। तो जितना पानी बगरा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने वेट मेजर किया। तो जनरली जो वेट मेजर करते हैं, जो वेट मशीन होती है उसमें किलोग्राम से वेट होता है। तो एज्यूम कर लो कि जो वेट आया मेरा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू कितना आ गया, वो 200 न्यूटन आया। मान लो मेरे पास में जो वेट है वो कितना आया, 200 न्यूटन का आया। मतलब जो पानी फैलाया है, जो ऑब्जेक्ट को मैंने डाला है, m मास के ऑब्जेक्ट को मैंने डाला है और उसने जो पानी फैलाया है वो कितना फैलाया है, अगर वो 200 न्यूटन का है तो भाई ये 200 न्यूटन जो फैलाया हुआ जो पानी है वो 200 न्यूटन का है। दैट मीन्स ये मेरे पास में अप्लाइड फ्लूइड के द्वारा अप्लाइड बुयांसी फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी वैल्यू, जो भी अपथ्रस्ट फील करता है, ये उसका वैल्यू है। मतलब कि अगर मेरे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप कोई बुयांसी फोर्स को फील कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा लगता है, हल्का लगता है। अब अगर आपके पास में मान लीजिए हमारे पास अगर ग्रेविटी और अगर मैं इसको डेंसिटी में समझाऊं बच्चा, तो मेरे पास में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। जब अप्लाइड फोर्स है ना, समझना इस चीज को कि एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, जो कि अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि ये मेरे पास में एक F अप्लाई हो रहा है, तो दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां से मेरे पास में एफ भी अप्लाई हो रहा है, दिस इज अ अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको हम लोग बुयांसी फोर्स बोल रहे हैं। तो बुयांसी फोर्स अगर मेरे पास में एफ मान लो कि ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एफ बी विच इज ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड इज इक्वल, तब मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर तैरता रहता है। वो क्या होता है, वो सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट होगा, सरफेस पर फ्लोट होगा। क्यों फ्लोट हो रहा है भाई, क्योंकि वो सिंक नहीं हो रहा है। बट अगर मेरे पास में एफ जी का वैल्यू, अगर मेरे पास में क्या होगा, अगर मेरे पास में एफ जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा लग रहा है एफ बी से, यानी बुयांसी फोर्स, जो फ्लूइड के अंदर जो लगने वाला फोर्स है उससे ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटली तरीके से हम लोग बोलेंगे सिंक हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। और अगर मेरे पास में जो एफ बी का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा लग रहा है rather than your gravitational force, तो इस सिचुएशन में मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से फ्लोट होगा, इस तरीके से फ्लोट होगा, जहां पर वो सिर्फ हमारे फ्लूइड के सरफेस के ऊपर, टोटली ऊपर, है ना, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। यहाँ पर कैसे फ्लोट करता है, यहाँ पर मान लो ये वाटर का सरफेस है तो यहाँ पर वो आधा डूबा होता है, आधा तैर रहा होता है, तो ऐसा फ्लोट करता है। समझ में आया चीज? तो ये 3 डिफरेंट चीजें थी जो हम लोगों ने समझी, ठीक है। दैट इज द आर्किमिडीज एंड बुयांसी फोर्स का प्रिंसिपल, ओके। एंड सेम फॉर डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा है आपके पास में आपके ऑब्जेक्ट की और वाटर की कम है तो वो डूब जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी काफी कम है, वाटर की ज्यादा है, तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये था आपके पास में ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीटेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना, आई विल बी रिप्लाइंग एवरी कमेंट्स अगर आप लोगों के डाउट्स है जेन्युइनली, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टाटा सी एंड टेक केयर।